आई होप कि आप लोगों को मैं शेयरिंग कर रहा हूं अपना स्क्रीन, बताइएगा। सभी को दिख रहा है ये? देखिए, अगर आपको ये स्क्रीन सभी को दिख रहा है। एक बार जवाब दीजिए आप लोग, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग स्पोर्ट इंजरी पिछले क्लास में क्वेश्चंस लगाए थे। मेरा जो क्लास है, इस क्लास में नॉर्मल वे में क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है? क्योंकि जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन वाले आजकल आप लोगों ने आदत डाल दिया है, वो वन लाइनर क्वेश्चन आप अब एग्जाम में आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं। मैंने बहुत सारे पैटर्न को दिखाया कि डी ट्रिपल एस बी, चाहे केबीएस, चाहे नवोदय, चाहे ईएमआरएस, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए। इसके बाद एच टेट, चंडीगढ़, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी हाल ही में जितने एग्जाम हुए थे, उन सब में बीपीएससी में भी, यहाँ तक कि जो कि बिहार का था पेपर, वहां भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा वन लाइनर में। क्वेश्चन का लेवल अब कुछ और ही हो चुका है फिजिकल एजुकेशन में। तो हम लोगों को उस लेवल के पास जाना है और उस लेवल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को लगाने हैं, ठीक है? तो ट्राई करेंगे कि हम लोग उस क्वेश्चंस के लेवल को लगा पा रहे हैं। जो लोग वन लाइनर लगा के बड़ा खुश होते हैं, उनको लिए बता दें कि वन लाइनर लगा के खुश मत होइए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं और हमें उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। इसके बाद हम लोग अपनी चलेंगे क्लास की तरफ, ठीक है, मुख्य क्वेश्चंस की तरफ। तो जो इंजरीज होती है वो पहले दो प्रकार की होती है, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन इंजरी को हम लोग एक्सटर्नल इंजरी भी कहते हैं और क्लोज इंजरी को हम लोग इंटरनल इंजरी भी कहते हैं। जो ओपन इंजरी होता है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हो सकता है, ठीक है। सर जी, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। और किसी को दिक्कत है स्क्रीन की? हमें तो लग रहा है स्क्रीन सबको दिख रही है। जिसको नहीं दिख रही है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, फिर से मतलब रीज्वाइन करिए। कोई है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर अच्छे से। ठीक है। तो अब देखिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो कि स्किन इंजरीज होती है, तो अब देखिए ओपन इंजरी में सिर्फ स्किन इंजरी आएगी। यहाँ पर एब्रेजन, कंट्यूजन, लेक्रेशन, इंसीजन, पंक्चर, एबुलूजन, एबल्सन एंड एम्पुटेशन, ठीक है। ये दो इंजरीज कितने लोग नए पहली बार पढ़े हैं? कोई है इसमें? कोई है इसमें जो ये पहली बार इंजरी का नाम देख रहा हो? एवल्सन का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। एवल्सन का मतलब क्या होता है? एवल्सन का मतलब होता है, एवल्सन का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई भी बॉडी का कोई मांस का टुकड़ा आपके बॉडी से, ठीक है, अलग हुआ, या कोई बॉडी का पार्ट, आप जैसे मान लीजिए उंगली है, ये आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स क्या हुआ, कट गया, कट के लेकिन लटक रहा है, अभी भी उससे कुछ मांस के टुकड़े आपकी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं या हटे नहीं हैं। तो कोई भी बॉडी का पार्ट जब वो टूटने के बाद या फिर उसमें चोट लगने के बाद वो थोड़ा बहुत आपके अभी बॉडी से टच रखता है, पूरी तरीके से टच छोड़ा नहीं है, हल्का फुल्का भी टच है, लटक रहा है, तो उसे हम एवल्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवल्जन। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से एक बॉडी का कोई भी पार्ट रिमूव हो जाता है, बॉडी से कट जाता है, हट जाता है या अलग हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? एम्पुटेशन होता है। समझ में आई बात?
तो ये सब हमने देखिए यहाँ पर आपको फिगर के द्वारा ही बताया है, एक एक चीज मैंने आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों को बहुत सही समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बस क्वेश्चंस करने से पहले देखिए, एक बार एग्जाम में ये पूछा था ना कि जो आपका वो होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो मसल लिगामेंट इंजरी होती है, वो कौन से टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 1 है, ऐसा पूछा गया था। तो टाइप 1 को हम क्या कहते हैं, माइल्ड कहते हैं, टाइप 2 को मॉडरेट कहते हैं, और टाइप 3 को सीवियर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी को याद है ये क्वेश्चन कहाँ यस पूछा सर, गया? केवीएस में। केवीएस में। देखिए मैंने पहले से ही अपने बुक में ये सब चीजें दे रखी हैं। मेरी मार्केट में जो बुक है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के नाम से फेमस है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, ठीक है, तो वहां पे आप इसको ले सकते हो। सारी चीजें आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे, ये उस बुक में सारी चीजें आपको मिलेगा। देखिए ट्रीटमेंट करने के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ये सारा चीज मैंने वहां पर आपको बताया है। अब हम लोग बात करते हैं, आज जो हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का थेरापेटिक मोडालिटीज। अब थेरापेटिक मोडालिटीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। थेरापेटिक मोडालिटीज का मतलब होता है थेरेपी, और मोडालिटीज का मतलब होता है तरीका। मतलब थेरेपी देने के कौन कौन से तरीके हैं, चोट लगने के बाद थेरेपी देने के कौन कौन से तरीके आपके पास हैं, जिसको कि चोट को ठीक किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक मोडालिटीज कहते हैं। इंग्लिश में ये कैसे लिख कर आएगा, ये लिख कर आएगा थेरापेटिक मोडालिटीज। क्या लिख कर आएगा, थेरापेटिक मोडालिटीज के बारे में लिख कर आएगा। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए थेरापेटिक मोडालिटीज 3 प्रकार से होती है, मतलब हम किसी भी इंजरीज को 3 प्रकार से ठीक कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी जिसको जल चिकित्सा कहते हैं, क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी, ठीक है, ये हम लोग 3 प्रकार से उसको कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोथेरेपी के अंदर क्या आता है, वर्लपूल बाथ, इमर्शन बाथ, कंट्रास्ट बाथ और हाइड्रोकोलेटरल पैक, ठीक, और आइस मसाज आता है क्रायोथेरेपी के अंदर, आइस पैक्स, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड टॉवेल। तो जब हम बर्फ से चिकित्सा करते हैं, बर्फ से चिकित्सा किस लिए करते हैं, स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कम करने के लिए। हाइड्रोथेरेपी में हम हल्का फुल्का उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन जो हम थर्मोथेरेपी करते हैं ये ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस एरिया में क्या हो जाए, जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए, इस वजह से हम करते हैं। जो थर्मोथेरेपी होता है ना, वो आगे चलकर कई अलग अलग पार्ट में बढ़ता है, जिसको हम फर्दर डिवाइडेड कह सकते हैं। वैक्स थेरेपी के भाग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के भाग में, एक्वेस्टिक एनर्जी जिसमें अल्ट्रासाउंड एंड एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू होता है जिसमें टेंस आता है, HPBC आता है, IFT आता है, और मैकेनिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इतने तरीके के आप देख सकते हैं कि ये हमारा थेरेपी होता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक रेडिएशन के थ्रू और एक डाइथर्मी के थ्रू। रेडिएशन में आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लो लेजर थेरेपी। मुझे पता है कि थ्योरी बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई बता दूं कि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे लेवल पे पूछे जा रहे हैं जहां पे थ्योरी आपको मस्ट आना ही चाहिए, बिना थ्योरी के आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। स्क्रीन दिख रही सभी को, एक बार हाँ या ना का जवाब देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थेरेपेटिक मोडालिटी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो होगा वो नॉर्मल वे में नहीं होगा। मेरे यहाँ जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, मैच द कॉलम फॉर्म में मिलेगा, और टॉपिक वाइज। देखिए हमने आज टॉपिक क्या उठाया है, हमने टॉपिक उठाया है थेरेपेटिक मोडालिटी, जिसके अंदर हम बात करेंगे हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी।
तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोथेरेपी इज करेक्ट। आपको बताना है कि हाइड्रोथेरेपी से संबंधित कौन सी बात इसमें से सही है। तो हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है, जल चिकित्सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वाटर फॉर थेरेपेटिक पर्पज। तो क्या ये सही है गलत है? सही है। सही है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए इसका ट्रिक होता है। अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते, आप कहते हो सर कि पेपर बहुत लेंदी आया है, और ऐसे तो क्वेश्चंस अगर उसने 20 क्वेश्चन दे दिया 100 में से, तो आपका ज्यादातर टाइम यही क्वेश्चन खा जाता है, बाद में आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। सो तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, उस समय ट्रिक लगाना चाहिए। इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चुनना है या सबसे वीक पॉइंट चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप अपने मेंटल से ये कहिए कि कौन सा सबसे जरूरी है, मतलब कौन सा 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। आपको बताना है कौन से इसमें से 100% सही स्टेटमेंट आपको लग रहा है, पहले आप उसकी तरफ जाएंगे, या जो नहीं लग रहा है उसकी तरफ जाएंगे, दोनों में से कोई एक तरफ जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़कर ही अब इस ऑप्शन को काटना शुरू करिए। तो ये आपका 100% श्योर है कि आप सही हैं, क्योंकि जल चिकित्सा में अगर जब जल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो जहां पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यानी ई से शुरू हो रहा है, ए नहीं दिया है, उसको हम काट देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन कट गया। अब आपको 3 ऑप्शन देखना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस फॉर्म सच एज आइस, लिक्विड और स्टीम, ये सही है गलत है? ये भी सही है। सही है, कभी कभी हम लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, और ठंडे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आइस का मतलब सिर्फ बर्फ फॉर्म में नहीं। आप यहाँ मत कहिएगा कि सर ये तो बर्फ का यहाँ पे यूज हुआ तो क्रायोथेरेपी क्यों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज ओनली इफेक्टिव व्हेन यूज्ड विथ कोल्ड वाटर। ये गलत है सर। गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, ओनली यहाँ पे भी आएगा तो ये गलत है। तो अब आपको 2 स्टेटमेंट मिल गया, ए बी और सी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाला भी ऑप्शन आपका कट गया, सी नहीं ये होना सही है चाहिए, सर। ये वाला भी ऑप्शन कट गया। आपने अभी डी और ई पढ़ा ही नहीं, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन जब आपने 2 ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम एक क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड का समय बचा कि नहीं बचा। पहले आप इस मेथड से जाइए, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि पहले लगा दिए, पहले आप इस मेथड से जाइए, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। पहले ही आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर में ढूंढिए, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए और अपने जो आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी बेसिस पर, उस थ्योरी बेसिस के नॉलेज पर आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट वी आर एग्री, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। जब तक आप ये नहीं बनाएंगे तब तक आपका सही नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर द करेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी। अभी हमें क्रायोथेरेपी के बारे में सही बताना है। तो क्रायोथेरेपी रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन एक्यूट इंजरीज, राइट है रॉन्ग है? सही है सर। राइट है सही सर। है। मैंने बताया था क्रायोथेरेपी इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम किया जाता है आफ्टर गेटिंग इंजरीज। जैसे जो स्प्रेन होता है या स्ट्रेन होता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही वाली ट्रीटमेंट यूज करनी है जिसको हम कहते हैं क्रायोथेरेपी, और जिसमें कि आइस का इस्तेमाल किया जाता है।
डिक्रीजिंग मसल स्पाज्म, सही है गलत है? तो आप देखिए इसमें ए, अब इसको बताइए सही है गलत है। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट को छोड़ के अगला स्टेटमेंट पढ़िए। अगर आपका थ्योरी नॉलेज ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आप सही हैं या गलत हैं तो आप अगले पर जाइए। ए बी डी होगा सर। तो डिक्रीजिंग मसल स्पाज्म ये सही है। मान लीजिए कोई लोग कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द ट्रीटेड एरिया। सबसे पहली बात है, मैंने बताया था कि क्रायोथेरेपी ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं करता है, तो आपको स्ट्रांगली डिसएग्री मिल गया। तो जिस ऑप्शन में सी है उसको काट दीजिए, क्योंकि सी तो होगा ही नहीं। Am I right or wrong? यस सर। यस सर। समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूं इसको? मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, कि पूरे आप जितना भी फिजिकल एजुकेशन कहीं से भी पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रिक लगाने का आपको कोई भी फिजिकल एजुकेशन में नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि ये जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा क्वेश्चंस को लगाने का, तब तक आप ये ट्रिक बना ही नहीं सकते हो। सभी लोग सिंपल एमसीक्यू पढ़ा के निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको ए रख लिए, सी हटा दिए। अब हमारे पास ए बी ई बचा है या ए बी डी बचा है। तो डी वाला देखते हैं, नंबिंग पेन इन द अफेक्टेड एरिया। नंबिंग पेन का मतलब समझते हैं क्या होता है? नंबिंग का मतलब होता है सुन्न कर देना। क्या होता है? सुन्न कर देना। तो ये बताइए कि क्या अगर हम बर्फ लगाएंगे खूब देर तक तो वो एरिया सुन्न होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा ना? तो अब यहाँ पर आपका डी भी करेक्ट है। तो अब आप आपके मान लीजिए बी वाला आपको डाउट में था, तो आप ए और डी को लेके चलिए। तो अब देखिए ए और डी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ वाला भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। आपने क्या ये क्वेश्चन ये वाला पढ़ा था? ई वाला ऑप्शन पढ़ा? आपने ई वाला ऑप्शन पढ़ा था? नहीं पढ़ा। उससे पहले ही आपने 4 ऑप्शन ही पढ़कर आपने क्वेश्चन को सही आंसर को क्या कर लिया? ढूंढ लिया ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास, पहले ये बताइए। सही है। क्लास में आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्लास को करने से आप कोई वैकेंसी निकाल सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सर सिर्फ टाइम पास करवा रहे हैं? कोई है यहाँ पे ऐसा जो बता सकता है? फिर भी क्लास ज्वाइन किए थे हमारे साथ 34 से 35 लोग, और अभी क्लास की संख्या कम हो गई है। तो मैं इसका मतलब क्या समझूं? इसका मतलब कुछ समझने लायक है कि नहीं? है सर, समझने लायक है। क्या? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं ना सर, इसलिए दिक्कत लोग समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ तो हम तभी क्लास को क्विट करते हैं जब हमको क्लास समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना काम करेंगे, अपने मेथड चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट थर्मोथेरेपी? थर्मोथेरेपी से संबंधित इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। डू यू नो अबाउट थर्मोथेरेपी? थर्मोथेरेपी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए थर्मोथेरेपी का मतलब होता है हीट थेरेपी, जहां पर हीट को जनरेट किया जाता है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और जब आप हीट को जनरेट करते हैं और उस
जब आप हीट जनरेट करेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। क्योंकि आप जब वार्म अप करते हैं, आपके बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि आपका क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द बॉडी, राइट और रॉन्ग? ये तो सही है, राइट सर। चारों ऑप्शन में राइट ये है है, सर। तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। इट कैन इंक्रीज टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, क्या यह ऊतक की विस्तारशीलता को बढ़ाता है? क्या हीट थेरेपी टिश्यू में डेप्थ में जाता है, नहीं जाता है? यस अगर सर। आप मान लीजिए कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाले को क्या करिए, अभी डाउट बॉक्स में रखिए, अगला वाला पढ़िए। यहाँ लिखा है इट ऑलवेज सेफ टू यूज इमीडिएटली आफ्टर एन एक्यूट इंजरी, क्या ऐसा सही है, गलत कह रहा है सी वाला? गलत है सर। कभी भी हीट थेरेपी, थर्मोथेरेपी इमीडिएटली नहीं देते इंजरी के बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी देंगे तो 24 से 48 घंटे के बाद देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये सी वाला, अब जहां जहां सी दिया वहां काट दीजिए, काट दिए। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन बचा, देखिए किस तरीके से आप सच बताइए कि इससे पहले आपने केवीएस एग्जाम दिया होगा, DSSB दिया होगा, नवोदय दिया होगा, अभी 22 में नवोदय भी था, केवीएस 23-24 में भी था, है ना? तो वहां पर आपने कितनी गलतियां करके आए थे ऐसे वाले क्वेश्चंस जब पूछे गए, तो ये एमआरएस में भी पूछे गए, कितनी गलतियां किए थे आप लोग, क्योंकि आपको उस समय ये ट्रिक नहीं पता था कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाए। आप बस इतना क्वेश्चन देख के ना घबरा गए होंगे। कुछ सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। तो ए हमारा सही है, बी हमारा सही है, ठीक, या बी हमको ने डाउट में रखा है, लेकिन सी हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि गलत है, तो हटा दो। इट कैन हेल्प इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ट्रीटेड एरिया। अब अपना ईमान धर्म से बताइए कि क्या सबसे पहले हमें क्या बताना है दिमाग में, कि हम इस पॉइंट से, इस स्टेटमेंट से एग्री, स्ट्रांगली एग्री है कि नहीं। स्ट्रांगली एग्री का मतलब क्या होता है पता है, 100% एग्री है कि नहीं, थ्योरी के बेसिस पे बताइए। डी पॉइंट क्या लग रहा है आपको? सर सही है। सही है। तो अब चुप मार के डी, तो डी देख लीजिए, जहां डी नहीं है वहां काट दीजिए, डी वाला नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी का करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से कोल्ड, नेचुरल या न्यूट्रल या वार्म हो सकता है, हाइड्रोथेरेपी नहीं। हो सकता है, सही है सर। क्या टेम्परेचर के हिसाब से जो हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोल्ड, न्यूट्रल और वार्म वाटर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? एक ही दो लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। देखिए डीप कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों की हवा खराब हो जाती है, और पूरे कोचिंग में आपको कहीं भी ये चीज नहीं कराया जाएगा, गारंटी देता हूं मैं। या लेकर आइए, मैं चैनल अपना चलाना बंद कर दूंगा, कोई भी इस तरह क्वेश्चन लगवाया हो, ये स्टेटमेंट वाले इस तरह से टॉपिक वाइज, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, साफ साफ बोल रहा हूं, पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कैसे हम अग्रीमेंट एग्री होंगे कि नहीं। देखिए टेम्परेचर के बेस पर हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोथेरेपी में कंट्रास्ट बात आता है कि नहीं? अरे ये तो बताइए, आता आता है है कि सर, नहीं? आता है सर।
तो कंट्रास्ट बाथ में आता है दो आता प्रकार है की सर। पानी यूज होती है, हॉट Cold वाटर or यूज होता है एंड कोल्ड वाटर यूज होता है। yes, sir. तो ये क्यों, टेम्परेचर के बेस पे ही तो होता है। तो ये पहला Yes, पॉइंट हमारा सही है, ठीक है। दूसरा, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड पर इमर्शन होता है, कंप्रेशन होता है, इरिगेशन होता है, राइट और रॉन्ग? right. राइट। राइट। मान लीजिए डाउट में थे तब अगला पढ़ेंगे, जब डाउट में नहीं है तो ए और बी के साथ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिला खाली, बाकी तीनों में आ रहा है। अब हम लोग किस पर जाएंगे, सी पे जाएंगे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वाटर यूज्ड, फ्रेश, सॉल्ट और मिनरल। Wrong है sir. नहीं, रॉन्ग नहीं है, सही है। सही है सर, सही है। राइट है। सही है, सी, ए बी सी है, तीनों सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ए बी सी आपका 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे पकड़ना है, और ये अगर आपको पकड़ना नहीं आता एग्जाम में, यकीन मान के चलिए, देखिए मैंने कितना आसान बना दिया आपके लिए। क्या आप लोग अब ऐसे क्वेश्चन से घबराएंगे? नहीं सर। तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक सीख लीजिए आप। मैं मानता हूं कि पूरी किताब हम नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन जितना भी पढ़े हुए हैं उस पर लॉजिक लगाना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल होता है। अप्लाइड लर्निंग देखी जा रही है, नॉट मेमोराइज। रोट लर्निंग अब नहीं देखा जाता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? रोट लर्निंग, अप्लाइड लर्निंग का मतलब समझते हैं? रोट लर्निंग मतलब होता है रट्टा मार के, जैसे वन लाइनर लगा लेते हैं हम लोग, और एक ही बार 10 बार वन लाइनर लगा दिया हमने, तो वो हमारे दिमाग में क्या हो गया, क्वेश्चन चढ़ गया। दैट इज रोट लर्निंग। क्या है वो? रोट लर्निंग है, रट्टा मारना, रट्टू तोता बनना। एक ही चीज को 10 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो रट जाएगा दिमाग में, ठीक। और एक होता है अप्लाइड। अप्लाइड लर्निंग क्या होता है, आपने पढ़ा तो है थ्योरी, उस थ्योरी को एक नए सिचुएशन पर अप्लाइड करके आप अपना लॉजिक लगा के रिजॉल्व करते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अप्लाइड लर्निंग, ठीक है। ये आगे काम करेगा आपका, समझ में आएगा भी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इफेक्ट्स ऑफ क्रायोथेरेपी ऑन बॉडी? क्या क्रायोथेरेपी में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है? कितने लोग जानते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब? नहीं जानते हो तो जान लीजिए आज। कभी भी वन लाइनर पढ़ेंगे ना तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कभी नहीं पढ़ समझ पाएंगे क्या होता है, अगर आपको वाकई डीप नॉलेज और सही लेना है। बताइए सर होता है। क्या होता है? सर सही है वो। सही तो है, लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? सर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सर इसमें। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं, नर्व्स का सिकुड़ना। अच्छा सर, यस सर, यस सर। नर्व का क्या होगा, जो आपके पतले पतले नर्व गए हैं, जैसे आर्टरी और वेन्स जो गया हुआ है ना, उस आर्टरी और वेन्स का क्या होना, सिकुड़ना। तो आप देखेंगे कि जब भी आप सिकुड़ना, तो जब भी हम आपको क्रायोथेरेपी देंगे, हीट, जैसे हमने बर्फ लगाया तो वहां के नसें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाता है, और जिसकी वजह से स्वेलिंग क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर हमारा वेसो कंस्ट्रिक्शन आपका सही है, ठीक है। धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं क्लास से। नेक्स्ट है, तो ए वाला सही है, डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। Yes.
सही है गलत है? Yes. सर सही लग रहा है सर। सही है। डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी क्या होगा आपका? डिक्रीज होता है। जो हमारा नर्व का कंडक्शन वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि देखिए जब आपका वेसो कंडक्शन आपका होगा तो आपके जो नर्व इम्पल्स हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इम्पल्स यानी जो नर्व्स होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब बहुत तेजी से वो काम नहीं करेंगे। जैसे कोई एरिया आपका शून्य हो गया है, आपने वहां बर्फ लगाया था 10 मिनट से, तो वो एरिया शून्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताइए। यस सर। शून्य हो जाता है। तो अब देखिए अब आपका वहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों सही है, तो जहां जहां ए सी है इसको हटा देते हैं। ठीक। अब हमने क्या बोला? नेक्स्ट पढ़ेंगे इंक्रीज मसल टेंशन। क्या मसल टेंशन को बढ़ाएगा ये? No, sir. नहीं, रिलैक्स कर देगा मसल्स को। तो सी वाला गलत है, तो जहां जहां सी था वहां गलत हो गया। रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन टिश्यूज। No, sir. रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन टिश्यूज। हाँ, मेटाबॉलिक आपका रेट घटा देता है। कैसे? क्रायोथेरेपी है ना, हीट थेरेपी आपका बढ़ाएगा और क्रायोथेरेपी आपका क्या करेगा? घटाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये 2 वाला सही हो गया, ए बी डी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे व्हाट आर द करेक्ट थेरेपेटिक यूज ऑफ थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी का यूज हम कैसे करते हैं, इसका करेक्ट तरीका क्या होता है आपको ये बताना है। इंक्रीज लोकल ब्लड सर्कुलेशन। राइट है रॉन्ग है? Right है sir. राइट है। हीट थेरेपी हमेशा ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। रिड्यूसिंग मसल स्पाज्म। क्या मसल स्पाज्म को घटाता है या बढ़ाता है? अगर आप डाउट में है तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए। डिक्रीजिंग ज्वाइंट स्टीफनेस। सर गलत है। तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो जहां जहां सी मिला उसको काट दीजिए। अरे 2 ऑप्शन तो आपको मिला। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रीटिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। Yes, sir. सही है गलत है? सही है sir. सर गलत है। गलत है। सी सही है, सी गलत है। इनहेंसिंग द इलास्टिसिटी जी। ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। enhancing the elasticity of connective tissue। सही है सर। सही है। तो ए भी यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सी वाला सही है, ई वाला गलत है। ठीक है। संयोजकों की लोच को नहीं बढ़ाता है, यहाँ पर आपका जोड़ों के अकड़न को कम करता है। जो थर्मोथेरेपी हीट थेरेपी होती है तो जोड़ में जो अकड़न होती है ना उसको कम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप सूर्य की किरणों से विटामिन डी लेते हैं, तो विटामिन डी से जो ज्वाइंट का पेन होता है वो आपका थोड़ा रिलैक्स होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से जब हम हीट थेरेपी देंगे तो आपके जोड़ों में जो अकड़न होगी वो कम होती है। तो ए बी सी सही है इसका।
ये 1 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी का करेक्ट फॉर्म क्या है? कंट्रास्ट बात होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। होता है। वर्लपुल बात भी होता है। यस सर। अल्ट्रासाउंड होता है? नो सर। नहीं, तो सी हटा दिए, ये काट दिया हमने। अब ABE या ABD, अब एक होता है नाइट ट्रीटमेंट्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन। तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहाँ होगा? होगा क्या? नो सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ABD। इलेक्ट्रिकल आपका किस में आएगा? हीट थेरेपी में आएगा, और हाइड्रोथेरेपी में नहीं आएगा, थर्मोथेरेपी में आएगा। ठीक, इसीलिए हमने देखिए डायरेक्ट आंसर 2 को लगा दिया। What are the correct physiological effects of heat therapy? हीट थेरेपी का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है आपको बताना है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, एकदम सही है। डिक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, नहीं, गलत। गलत है बी। डिक्रीज, जब भी हीट होगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, घटता नहीं है। आप एक्सरसाइज करते हो, आपके सारे सिस्टम ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं और फटाफट हमारा ब्लड सप्लाई होता है, एनर्जी लग रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नॉट घटेगा। हीट से भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये गलत है बी वाला। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया इंक्रीज कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी, ये सही है। ए और सी आपका सही है। और क्या है? ई सही है, डी गलत है। मसल रिलैक्सेशन, इमीडिएट रिडक्शन इन इन्फ्लेमेशन। इमीडिएट कैसे हो जाएगा? सर गलत है। गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ACD। कहीं है ACD? तीसरा। तीसरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक्सरसाइज, हाँ, सर एक्सरसाइज के टाइम सर मेटाबॉलिज्म रेट घटता है कि बढ़ता है? सर घटता है ना सर? आप बताइए। सर मुझे लगता है यहाँ पर कि घटता है सर मेटाबॉलिज्म रेट। और कोई बताएगा? कोई पढ़ा है? सर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करिए प्लीज। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? आपकी सारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, मतलब सारा जो आपके बॉडी का पार्ट्स है वो आपका इंक्रीज, मतलब एनर्जी को लाने में काम कर रही है। तो आपकी जितनी भी आपने कैलोरी दी हुई है उस कैलोरी को कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा घटेगा? आपकी एनर्जी यूज हो रही है तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर क्रायोथेरेपी। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ये भी समझ लीजिए, हर थेरेपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि गलत दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। ठीक है, यानी कि कब हमको क्रायोथेरेपी नहीं करना चाहिए। कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, रेनियॉट्स डिजीज में, ओपन विंड में,
एक्यूट इंजरी में या सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी में? इसमें पांचों सबसे पहला आपको ऑप्शन कौन सा सबसे सही लग रहा है, आपको बताइए। कहने का मतलब क्या है कि क्रायोथेरेपी हम किस पर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस पर दुष्प्रभाव डालेगा, तो ओपन वुंड में नहीं करेंगे। सी तो सबसे पहले हो गया। ये भी नहीं करेंगे। बी हो गया, रेनाल्ड की बीमारी। कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी सही आपका, ए बी। और लास्ट आपका सर्कुलेटरी इफिशियंसी में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस रहा। इसका ऑप्शन नहीं सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम मसाज से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मसाज, तैयार है सभी लोग? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड बेसिक मसाज टेक्निक? कौन कौन सा होता है इसमें? ABC। ABC बेसिक मसाज में कौन आता है? ABC एपुलरेज। एपिलरेज। इसको और भी किसी नाम से जानते हैं? स्टॉकिंग। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। क्या स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं सर। एक मिनट। अभी सभी को दिखा? जी सर। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये सही है। पेट्रीसाज भी आपका आता है बेसिक में, टेम्पोटमेंट भी है। और टेम्पोटमेंट भी आता है। ये दोनों आपका मसाज के टेक्निक में नहीं आता। ये दोनों, ये तीनों आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ABC। ABC। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज मसाज टाइप फोकस ऑन स्पेसिफिक मसल ग्रुप और प्रॉब्लम्स एरिया? कौन सा ऐसा मसाज का टाइप होता है जो कि स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे काम करता है? स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू मसाज, स्पोर्ट्स मसाज, थाई मसाज या एरोमोथेरेपी मसाज? देखिए, सबसे पहले तो आपका अगर मसल ग्रुप पे होगा तो इसमें आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। डीप मसाज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। स्पोर्ट्स मसाज में मसल्स ग्रुप के हम एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप के मसाज को करते कि नहीं करते? जैसे हमारा अगर स्पोर्ट्स है जैवलिन थ्रो, तो हम बाइसेप और ट्राइसेप पे अच्छा मसाज करेंगे कि नहीं? शोल्डर पे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक मसल्स का स्पेसिफिक ग्रुप लेंगे। तो बी भी हमारा सही है और सी भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है डी, थाई मसाज। ये थाई मसाज मतलब कौन सा थाई? वो पैर वाला थाई नहीं बोल रहा है। ये आपका यस लेग सर। वाली थाई नहीं बोल रहा है। ये थाई मतलब थाईलैंड में जो मसाज होता है, जो थाई मसाज फेमस है, थाईलैंड का स्पेसिफिक मसाज एक होता है रिलैक्सेशन के लिए बॉडी का, तो वो मसाज बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD। लेकिन
लेकिन यहाँ पे कहीं भी BCD नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राइट आंसर आपका BCD होगा। ठीक है, लेकिन सर ज्यादातर तो सर स्वीडिश मसाज होती है। स्वीडिश मसाज नॉर्मल होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप के लिए नहीं होता है। अच्छा सर। Which of the following are considered form of Eastern massage technique? ईस्टर्न मसाज टेक्निक इसमें से कौन कौन सी आपको ये बतानी है? शियात्सु, थाई मसाज, आयुर्वेदिक मसाज। क्योंकि आयुर्वेदिक तो आपका ईस्टर्न आएगा, किसमें आएगा? वेस्टर्न में आएगा। ए बी डी सर। ABC ये तीनों सही है। हॉट स्टोन मसाज नहीं आता, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी नहीं आता है। ABC जिसका आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा है क्या आप? नहीं सर। चलिए, which of these massage types are often used for relaxation and stress relief? किस मसाज को हम रिलैक्स के लिए और स्ट्रेस रिलीफ के लिए करते हैं? स्वीडिश मसाज, एरोमोथेरेपी मसाज, एरोमाथेरेपी। हॉट स्टोन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत सारी तक तो एकदम UGC नेट के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही कह रहा हूं? कि जितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ ऐसे ही बड़ी एग्जाम की, उनके लिए बहुत कारगर क्वेश्चन है ये सब, ये पढ़ना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ABC। ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो आप सबसे देख लीजिए, एक निवेदन है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ करते हैं, मैच द कॉलम वाला। सही है, हाइड्रोथेरेपी क्या इस्तेमाल किसमें होता है? यूज ऑफ वाटर, पहले का C कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। दूसरा क्रायोथेरेपी, यूज ऑफ कोल्ड थेरेपी। कोल्ड, दूसरे का A। तीसरे का थर्मोथेरेपी, यूज ऑफ हीट, तीसरे का B। चौथे का कंट्रास्ट बाथ, यूज ऑफ, ये चौथे का E हो जाएगा, अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और इलेक्ट्रोथेरेपी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजित। नेक्स्ट, वर्लपूल। वर्लपूल बाथ में क्या करते हैं? वॉकिंग थ्रू अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर। नो सर। Immersion in water with jets, application of cold water to specific body parts, alternating hot and cold water immersion, full body immersion in ice cold water। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड आएगा सर। हाँ, इमर्शन वाटर। पहले का B ऑप्शन सही है, दूसरे का देखिए D ऑप्शन सही है। कंट्रास्ट बात क्या है? अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर इमर्शन का हम काम करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? आइस बाथ, तो तीसरे का A हमारा सही है। आइस बाथ में हम वॉकिंग थ्रू अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, आइस बात में सर हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों आ जाएंगे? नहीं, ये कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है। आइस में ये होगा, चौथे का E होगा। सॉरी,
तीसरे का कैनेट ट्रीटमेंट, तीसरे का आपका 1 मिनट फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, ठीक है, चौथे का ई हो जाएगा, फुल बॉडी इमर्शन इन आइस एंड कोल्ड वाटर, और पांचवे का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक। आप सबको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, आपको पता चलूं कि हमारा जो आप देख रहे हैं पहली बार जो लोग ज्वाइन किए जान लें कि मेरी मार्केट में 2 बुक लॉन्च है, एक है शारीरिक शिक्षा, एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के नाम से। जानते हैं सभी लोग लिए हैं इसमें से, ये आपका यस सर, दोनों बुक ले लिए हैं। कोई है इसमें जो बुक दोनों नहीं लिया है? और दूसरी बुक है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, ये वाली जो पहली बुक है ब्रह्मास्त्र वाली, इसमें सारा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। और मैं बता दूं आपसे कि जो भी आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने के लिए जो भी नोट्स बनाए हैं खुद का, मैं गारंटी देता हूं कि इस नोट्स को या किसी भी कोचिंग के नोट्स जो फिजिकल एजुकेशन का आप पढ़ते हैं, उस नोट्स को मेरी किताब अगर बीट नहीं करेगी, ठीक है, तो आप बताइएगा। मतलब मैं गारंटी देता हूं कि आप जितना भी मेहनत करके अभी तक नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स से कहीं ज्यादा उस किताब में आपको नोट्स की तरह ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो योद्धा वाली बुक है, इसमें मैं 4600 पुराने क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी हुआ है एग्जाम, सबको लेकर आया हूं। दूसरी चीज है कि ये दोनों बुक आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 40% का छूट मिलेगा दोनों बुक पर। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो अधिक से अधिक 15% या 20% का ही छूट मिलेगा, अधिक से अधिक। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 40% का छूट मिलेगा अगर इस नंबर से लेते हैं। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ये बुक नहीं है, तो यकीन मान कर चलिए कि आप बहुत पीछे होने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में आपको ये चीज महसूस हो जाएगा। सर तो ये बुक तो दोनों ले चुके हैं सर, लेकिन ये क्वेश्चन सर कब तक मिलेंगे जो आप दे रहे हैं अभी? ये क्वेश्चन तो देखिए अभी हमारा जो क्लास चलेगा पेड वाला, उसमें मिलेगा पहले पीडीएफ फॉर्म में, और इसका बुक बनने में टाइम लगेगा। अभी देखिए बराबर सारे बुक मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते एक साथ। कितने बुक उतार दूं एक साथ? अरे सर थोड़ा मोबाइल देखने में थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम है ना, इस समय ज्यादा अच्छा नहीं दिख ठीक है, पाती ना, कोई बात इसलिए। नहीं है। दूसरा हम मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लेकिन जो अच्छा लोग सर। अभी पेड क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं उन्हीं को मिलेगा, ओनली पेड। अच्छा सर, पेड पेड ज्वाइन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? वो ऐप है क्या आप इस आपका? पे बात कर लीजिए, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको यस सर। टॉपिक वाइज। दूसरा चीज है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आप एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आप चाहोगे कि इस टॉपिक का मुझे सिर्फ मैच द कॉलम मिले, तो उस टॉपिक का सिर्फ आपको मैच द कॉलम ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि इस टॉपिक का मुझे सिर्फ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिले, तो वो वही मिलेगा। आप चाहते हो कि क्वेश्चन हमारा नॉट टाइप करके आए, आप चाहते, आप जितने प्रकार के क्वेश्चन आप देखते हो, आप चाहते हो कि एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन सबको बहुत दिक्कत करता है, तो इस टॉपिक से हमको एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन मिले, तो ये भी आपको मिल जाएगा। जैसा आप बोलेंगे
वो क्वेश्चंस मैं उस टॉपिक को आपको दे दूंगा। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आप जी बोलेंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन बोलेंगे, आप बोलोगे सर सीक्वेंस अरेंज करने वाला दे दीजिए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। जी सर। तो आप अगर मेरे रेगुलर क्लास से जुड़ते हैं, जिसमें कि पेड क्लास है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि पूरी तरह से तैयारी कराएंगे। ये आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है, लेकिन पिछले 2 सालों में जो एग्जाम का पैटर्न देखा गया है, उसके आधार पर ही मैं ये नया कंटेंट बना रहा हूँ। ये सारे ओरिजिनल कंटेंट है, कहीं से कॉपी नहीं होता है। आज तक मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन में जितने भी लोग आप पढ़े होंगे या जितने भी लोग पढ़ाते होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी है, पुराने क्वेश्चन को घुमा फिरा के वही चीज कराते हैं आपको। कभी कोई ओरिजिनल और न्यू कंटेंट नहीं लाता है। हमारे यहाँ आपको न्यू कंटेंट हमेशा मिलेगा और ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। मेरा ही देखकर, मैं आपको देखो बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ कि मेरे ही बुक को क्या कर रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले बच्चों को वही नोट्स छपवा रहे हैं जो मेरे बुक में दिया हुआ है। मेरे ही बुक का जो अंतिम योद्धा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों का टेस्ट कराते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उसी टेस्ट को बच्चों को करा रहे, उसी में से क्वेश्चन निकाल के। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये कहीं नहीं, इलाहाबाद में हो रहा है। यस सर। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली देखिए, नया मटेरियल मैं ही आपको दे पाऊंगा। कंटेंट मुझसे बेहतरीन आपको कोई नहीं दे पाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। शारीरिक शिक्षा की इंडिया में मुझसे बेहतरीन कंटेंट, मैं सिर्फ ये यूपी की बात नहीं कर रहा या कहीं भी किसी पार्टिकुलर जगह की नहीं। आप खाली मुझे एग्जाम बताओ कि आपके कौन से एग्जाम का पैटर्न है, मैं उस पैटर्न के रिगार्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट दे दूंगा। बस आप मुझे बताओ कैसा एग्जाम आपको, कैसा चाहिए क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल पे चाहिए, लो लेवल पे चाहिए, वन लाइनर चाहिए, कैसा लेना चाहते हैं आप। ठीक है, सारा अवेलेबल आपको हो जाएगा। चलिए, तो ये नंबर याद रखिएगा, इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं। इस नंबर पे बात करके आप जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानना है आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, 10 बज रहा है। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड